नमस्कार मित्रों, राधा कृष्ण ISPCS क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ आधुनिक भारत इतिहास की अगली कड़ी भाग 2 पर चर्चा करेंगे। पहले वीडियो में हमने कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1928 तक का इतिहास पढ़ लिया था, जिसमें हम आगे पढ़ रहे थे लाहौर का अधिवेशन, जो कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। लाहौर का अधिवेशन क्यों हुआ था, इसको फिर से रिमाइंड करते हैं। जब नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, ML नेहरू रिपोर्ट, तो कांग्रेस ने सरकार के सामने 1 साल का मोहलत दिया कि इस नेहरू रिपोर्ट को मान लिया जाए। अगर सरकार इस नेहरू रिपोर्ट को नहीं मानती है तो वह एक बड़ा आंदोलन चालू करेगी। कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन चालू करेगी। 1 साल का समय दिया गया था नेहरू रिपोर्ट को लागू करने के लिए सरकार को। 1 साल का समय व्यतीत हो गया, सरकार ने नेहरू रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया, किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं की। तो जब कांग्रेस की बैठक होती है 1 साल के बाद, तो नेहरू रिपोर्ट को रद्द कर दिया जाता है और लाहौर अधिवेशन में गांधी जी द्वारा जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू को कांग्रेस का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर का अधिवेशन होता है। लाहौर का अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है। इसमें 2 महत्वपूर्ण बातें हुई हैं। चलिए, पहली महत्वपूर्ण बात क्या है? जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग कर दी, पूर्ण स्वराज, जबकि नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की बात थी, जिसका विरोध इनके पुत्र मोतीलाल नेहरू के पुत्र JL नेहरू और सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। तो जब जवाहरलाल नेहरू को लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष बना दिया जाता है तो वह पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। इसी लाहौर अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की स्वीकृति कांग्रेस द्वारा दे दी गई थी। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। लाहौर अधिवेशन में इसकी स्वीकृति दे दी गई थी। लाहौर अधिवेशन की डेट जो बताई गई थी पिछले वीडियो में, वह गलती से 1930 बता दी गई, जबकि इसका लाहौर अधिवेशन दिसंबर महीने में 1929 ईस्वी में हुआ था। तो यह डेट जो बताई गई है पिछली वीडियो में 1930, वह गलत है। सही डेट दिसंबर 1929 में। इसी समय 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को एक तिरंगा फहराया गया था, जो 3 रंग का था, उसमें बीच में चरखा था। तिरंगा फहराया गया था, रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया। और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया गया? प्रथम स्वतंत्रता दिवस। तो 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई। चलिए, ये बातें हो गई किसकी? लाहौर अधिवेशन की। लाहौर अधिवेशन। अब आइए, लाहौर अधिवेशन में जो आंदोलन प्रारंभ करने की बात की गई थी, कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब उसकी शुरुआत गांधी जी करते हैं। यह गांधी जी द्वारा चलाया गया द्वितीय अखिल भारतीय आंदोलन था। इस आंदोलन को चलाने से पहले गांधी जी ने अंग्रेजों से वार्ता की। उस वार्ता में उन्होंने लिखित माध्यम से कुछ मांगे रखी, जिसे 11 सूत्री मांग कहा जाता है गांधी जी की। इन 11 सूत्री मांगों में गांधी जी की मांगों का उद्देश्य यह था कि वह मजदूर वर्ग, आम लोगों के वर्ग, किसान वर्ग, उद्योगपति वर्ग, सबकी मांगों को इन 11 सूत्री मांगों में पिरोकर अंग्रेजों के सामने रखा। अगर अंग्रेज इन मांगों को मान लेते तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन न होता, परंतु इन 11 सूत्री मांगों को अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। इन 11 सूत्री मांगों में विशेषकर क्या क्या मांगे थी? जैसे कि सैन्य खर्च बहुत बढ़ गया था। सरकार अधिकांश पैसा जो भारत से राजस्व के माध्यम से उन्हें प्राप्त होता था अंग्रेजों को, वह अधिकांश धन सैन्य खर्चों में खर्च करती थी। और सैन्य का प्रयोग भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए, भारतीय आवाज को कुचलने के लिए किया जा रहा था। तो सैन्य खर्चों को कम करने की बात थी। वहीं जो भारतीय रुपए और पाउंड स्टर्लिंग जो विदेशी मुद्रा है, उसके विनिमय दर को भी कम करने की बात की गई थी। सरकार नमक, जो कि आम लोग, कोई भी धर्म जाति का लोग है, उसे यूज कर रहा है,
नमक को बनाने और उस पर नियंत्रण करने का अधिकार सरकार ने अपने हाथ में रख लिया था। गांधी जी ने यह भी मांग की थी कि नमक को बनाने का अधिकार दिया जाए, इस पर सरकारी नियंत्रण हटाया जाए। तो ऐसी मांगे थी। वहीं प्रशासन के खर्चों को भी कम करने की बात की गई थी। तो ऐसी बातों, इन 11 सूत्री मांगों को लेकर गांधी जी ने वार्ता की, लेकिन इस वार्ता का कोई परिणाम न निकला। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने कब प्रारंभ किया? यह 12 मार्च 1930 का समय देखिए। 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन्होंने प्रारंभ कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे नमक आंदोलन भी कहा जाता है। नमक आंदोलन क्यों कहा जाता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। नमक आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्यों कहा जाता है? क्योंकि नमक एक आम जन की वस्तु थी, जिसे हिंदू भी यूज करते थे, मुस्लिम भी यूज करते थे, सभी धर्म जाति संप्रदाय के लोग यूज करते थे। परंतु सरकार इस नमक पर कड़े कानून लगाई थी, उस पर अपना नियंत्रण अधिकार जताया हुआ था सरकार ने। आम लोग नमक बना भी नहीं सकते थे, नमक पर टैक्स बहुत अधिक था। अतः नमक को गांधी जी का चुनने का कारण यही था कि अगर नमक आंदोलन चलाया जाएगा, नमक सविनय अवज्ञा आंदोलन को नमक आंदोलन का नाम दिया जाएगा, तो सभी धर्म संप्रदाय, जाति विशेष के लोग सभी इस अखिल भारतीय आंदोलन में शरीक होंगे और गांधी जी द्वारा बताए गए पथ पर चलकर इस आंदोलन को सफल बनाएंगे। तो नमक आंदोलन चलाने के लिए 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने एक यात्रा निकाली, जिसे दांडी यात्रा कहा जाता है। दांडी मार्च में कुल कितने लोग शरीक हुए थे? कुल 78 लोग शरीक हुए थे, उसमें गांधी जी भी थे। कुल मिलाकर 79 लोग हो गए। तो यह 385 किलोमीटर की यात्रा थी। कितने किलोमीटर की यात्रा थी? 385 किलोमीटर की पैदल यात्रा थी और यह कई दिनों तक चली। 5 अप्रैल को, 12 मार्च से 5 अप्रैल तक यह दांडी यात्रा चलती रही, 385 किलोमीटर तक। तो इस यात्रा में धीरे धीरे चलते चलते लोगों से कम्युनिकेशन किया गांधी जी ने, इस आंदोलन के बारे में बताया, लोगों को जागरूक किया, आगे आने वाले आंदोलन में समाहित करने के लोगों को प्रेरित किया। तो जहां जहां गांधी जी जाते थे, जनसभाएं करते थे और चलते रहते थे, लोगों को कारवां चलता रहता था और लोगों को जोड़ता रहता था आंदोलन में। तो गांधी जी की पैदल यात्रा का उद्देश्य यह भी था कि कम्युनिकेशन के माध्यम से लोगों को एकजुट किया जाए, अंग्रेजों के बारे में बताया जाए। यह गांधी जी का उद्देश्य था। तो यह होगी दांडी मार्च, जो कि कहां से निकला था? यह दांडी मार्च साबरमती आश्रम से। कहां से निकला था? यह साबरमती आश्रम से 385 किलोमीटर होते हुए दांडी पहुंचा था। कहां से? साबरमती से यह दांडी 385 किलोमीटर की यात्रा थी। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल को गांधी जी ने क्या किया? इस आंदोलन में 6 अप्रैल को नमक को अपने हाथ में लेकर नमक कानून को तोड़ दिया। नमक कानून को तोड़ने के बाद वो सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से फैल गया। अब इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? क्या क्या इसकी मुख्य विशेषताएं थी? सविनय अवज्ञा माने सरकार की आज्ञा को न मानना, सरकार की दिए गए जो पदवी हैं, सरकारी पद हैं, उसका त्याग देना, सरकारी न्यायालयों का त्याग देना, सरकारी स्कूलों का बहिष्कार करना, इन सब का बहिष्कार करना, वहीं स्वदेशी को अपनाना, नमक कानून को तोड़ना, कर देने से मना करना, किसी भी सरकारी सभा समारोह में शरीक ना होना। यह कार्यक्रम के कुछ मुद्दे थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कार्यक्रम के मुद्दे थे, जिसमें विदेशी वस्त्रों, विदेशी सामानों का बहिष्कार करना भी शामिल था। वहीं कर न देना, सरकारी आज्ञा की अवज्ञा करना, अर्थात उस आज्ञा को न मानना। इस तरह के यह आंदोलन अहिंसक आंदोलन था, जो गांधी जी द्वारा चलाए गए अखिल भारतीय आंदोलन का मुख्य हिस्सा था, अहिंसा। तो इस आंदोलन की कुछ विशेषताएं अब देखते हैं, क्या क्या यह आंदोलन हुआ। गांधी जी ने तो यात्रा निकाली साबरमती से दांडी तक,
वहीं कुछ और लोगों ने गांधी जी की देखा देखी भी यात्रा निकाली थी, जैसे कि त्रिचनापल्ली से वेदारण्य तक यात्रा निकली थी सी राजगोपालाचारी के द्वारा। किसके द्वारा? सी राजगोपालाचारी के द्वारा त्रिचनापल्ली से वेदारण्य, त्रिचनापल्ली से वेदारण्य तक सी राजगोपालाचारी द्वारा यात्रा निकाली गई थी। वहीं के कलप्पण महोदय द्वारा कालीकट से पैयानार तक के कलप्पण महोदय द्वारा एक यात्रा निकाली गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय एक महत्वपूर्ण घटना बताते हैं जो कि धरसाना की है। धरसाना, इसमें सरोजनी नायडू के नेतृत्व में एक जनसभा आयोजित की गई थी, जिसमें गांधी जी के पुत्र भी थे। सरोजनी नायडू के नेतृत्व में धरसाना सत्याग्रह जो कि 21 मई 1930 को हुई थी। धरसाना सत्याग्रह 21 मई 1930 को सरोजनी नायडू, जिसे स्वर कोकिला कहा जाता है, गांधी जी ने सरोजनी नायडू को स्वर कोकिला कहा है। किसने कहा है? गांधी जी ने सरोजनी नायडू को स्वर कोकिला कहा है। 21 मई 1930 को सरोजनी नायडू के नेतृत्व में धरसाना सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। नायडू, हुआ क्या था इस सत्याग्रह में? करीब 25 से 30 हजार लोग सरोजनी नायडू के नेतृत्व में इकट्ठा हुए थे और अहिंसक माध्यम से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, अपनी बात रख रहे थे। वहीं अंग्रेज जो पुलिस अधिकारी थे, पुलिस सिपाही थे, वह उनको लोहे की ठूठ से मार रहे थे। उनके सर फट जा रहे थे, मुंह फट जा रहा था, तो पीछे वाले लोग जो घायल हो गए उन्हें किनारे करके वो आगे आ जा रहे थे। अब पीछे वालों को फिर मारा जा रहा था, फिर उनसे पीछे वाले उनको किनारे करके वो आगे आ जा रहे थे। अर्थात भारतीयों द्वारा किसी प्रकार का शस्त्र नहीं उठाया गया, परंतु अंग्रेजों द्वारा शस्त्र से मारते गए। ऐसी घटना का अंग्रेजी पत्रकार वेब मिलर द्वारा इसका पूरा वर्णन किया गया है, जो कि अमेरिकी पत्रकार हैं वेब मिलर। कौन है? वेब मिलर। इस सत्याग्रह में इमाम साहब और मणिलाल हैं गांधी जी के पुत्र। इन तीनों के नेतृत्व में यह सत्याग्रह चालू किया गया था। धरसाना सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय एक महत्वपूर्ण घटना यह भी है कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में जो खुदाई खिदमतगार हैं, क्या नाम है उनका? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था, फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध थे। खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में यह प्रसिद्ध है कि यह पहले विदेशी भारतीय थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया। तो लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया किसके द्वारा? खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें क्या कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी। लाल कुर्ती आंदोलन इंपॉर्टेंट है। लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, पहले विदेशी जिन्हें भारत रत्न दिया गया। चलिए, वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वन आंदोलन भी चलाया गया। उत्तर प्रदेश में कर नहीं आंदोलन चलाया गया, जिसे जादुई लालटेन आंदोलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर प्रदेश में जो आंदोलन चला गया था उसे जादुई लालटेन आंदोलन। जादुई लालटेन आंदोलन, जिसे कहां चलाया गया था? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कर नहीं लगान आंदोलन, जो कि जादुई लालटेन आंदोलन कहा जाता है। कर नहीं लगान नहीं, यह कहां हुआ था? लिख लीजिए आप लोग, उत्तर प्रदेश में। वहीं वन आंदोलन भी चला था सविनय अवज्ञा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के समय। कर नहीं वन आंदोलन भी चलाया गया था। कहां कहां चलाया गया था? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के क्षेत्र में। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के क्षेत्र में
वन आंदोलन चलाए गए थे। वहीं महाराष्ट्र के सोलापुर में एक समानांतर सरकार का गठन हुआ था। क्योंकि आप 1942 में 4-5 समानांतर सरकार देखेंगे, उससे पहले 1930 में भी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला है, वहां पर भी एक समानांतर सरकार का गठन हुआ था महाराष्ट्र के सोलापुर में। कहां पे? महाराष्ट्र के सोलापुर में मजदूरों ने विद्रोह किया और इन मजदूरों ने समानांतर सरकार का गठन किया था। तो यह बातें हो गई सविनय अवज्ञा आंदोलन की। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कर दिया गया 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। क्यों भाग नहीं लिया, यह प्रश्न पूछा जाता है। क्योंकि कांग्रेस की इस आंदोलन में कुछ मुद्दे थे, कुछ घोषणाएं थी। उसमें एक घोषणा यह भी थी कि कांग्रेस किसी भी सरकारी जनसभा में भाग नहीं लेगी। तो यह सरकारी जनसभा थी, अंग्रेज सरकार की जनसभा थी, अंग्रेज सभा की मीटिंग थी। इसमें कांग्रेस ने इसलिए भाग नहीं लिया क्योंकि कांग्रेस अपने नियम से प्रतिबद्ध थी। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, लंदन में हुआ था। वह बिना दूल्हे की बारात वहां पहुंची थी, जिसमें दूल्हा अर्थात कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं था। जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने यहां देखा तो कि कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि यहां उपस्थित नहीं है, तो उन्होंने भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन पर दबाव डाला कि वह भारत के नेताओं से, विशेषकर गांधी जी से बातचीत करके इन्हें गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित करने का सुझाव दें, इन्हें आमंत्रित करें। तो फिर गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता क्या होता है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। आइए, गांधी इरविन पैक्ट, गांधी और इरविन पैक्ट। इस इरविन पैक्ट को करवाने में दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों की भूमिका रहती है। एम जयकर और सर तेग बहादुर सप्रू। यह क्वेश्चन पूछा गया था IAS की परीक्षा में कि गांधी इरविन पैक्ट कराने में किन दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों की भूमिका रहती है। यह रहती है सर तेग बहादुर सप्रू और एम जयकर की। यह गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस गांधी इरविन पैक्ट का युवा वर्ग ने काफी विरोध किया। अभी इसकी विशेषताएं बताते हैं क्यों विरोध किया। क्योंकि गांधी जी ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की रिहाई के लिए उनको जो मृत्युदंड दिया गया था, उसके लिए किसी प्रकार की चर्चा नहीं की गई थी। 31 मार्च 1931 को तीनों को फांसी पे चढ़ा दिया गया था। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है, समझौता होता है, जिसमें गांधी जी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को की रिहाई के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं। और 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दे दी जाती है। तो इस कार्य की गांधी जी की काफी निंदा होती है युवा वर्ग के द्वारा। गांधी जी को प्रयास करना चाहिए था कि उनकी मृत्युदंड को तो रोका जा सके, परंतु उन्होंने शायद ऐसा प्रयास नहीं किया। गांधी जी हिंसा के विरोधी थे, अहिंसा के समर्थक थे। शायद यही कारण रहा हो कि गांधी जी ने यह प्रयास ना किया। चलिए, बहरहाल हम देखते हैं गांधी इरविन पैक्ट के समझौता। गांधी इरविन पैक्ट में जो कांग्रेस की मांग थी, गांधी जी की मांग थी, गांधी जी कह रहे सभी सत्याग्रह राजनीतिक बंदियों को मुक्त किया जाए, नमक कानून, नमक बनाने का अधिकार दिया जाए लोगों को, सभी अध्यादेश की वापसी भी कर ली जाए। वहीं गांधी जी ने यह आश्वासन दिया कि अगर आप ऐसा करते हैं तो हम गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड जाएंगे, उसमें प्रतिभाग करेंगे। तो यह सब बातें हो गई गांधी इरविन समझौता की।
सत्याग्रहों की जो जब्त संपत्ति, सरकार आंदोलन के दौरान सत्याग्रह की संपत्ति जब्त कर लेते थे, उस संपत्ति की भी वापसी की बात की थी गांधी जी द्वारा, परंतु वो बात नहीं हुई जो युवा वर्ग चाहते थे। इसमें युवा वर्ग में काफी रोष हो गया था। तो गांधी इरविन समझौता में समझौता हुआ। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में, एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में एसएस राजपुताना जहाज से इंग्लैंड जाते हैं, जहां पर अल्पसंख्यक के मुद्दे पर विचार दोनों पक्ष में बैठ जाता है, मतभेद हो जाता है अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर। गांधी जी झुकते नहीं हैं और वापस आकर फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। इस समय गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो ये बातें हुई सविनय अवज्ञा आंदोलन की। उसी समय 1932 ईस्वी में 16 अगस्त 1932 का समय, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त घोषणा या फिर रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड या कम्युनल अवार्ड, इससे कई नाम हैं। अगस्त अवार्ड घोषणा ना कहा जाए, अवार्ड कहा जाए। अगस्त अवार्ड, कम्युनल अवार्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा कर दी गई। किसके द्वारा? ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा। सांप्रदायिक अवार्ड, कम्युनल अवार्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड, ये इनके नाम थे। 16 अगस्त का समय था 1932 को प्रधानमंत्री ने घोषणा की। इसमें भारत में सभी संप्रदाय को आपस में बांटने का मुद्दा था, क्योंकि 1909 के अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान कर दिया गया था, जिसका विस्तार 1919 के अधिनियम में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में किया गया। क्या विस्तार किया गया? पहले सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल केवल और केवल मुसलमानों को था, वहीं 1919 के अधिनियम में यह अवार्ड मुसलमानों के अलावा आंग्ल भारतीय, यूरोपीय, सिख, ईसाइयों को भी दे दिया गया। अब 1932 में सांप्रदायिक अवार्ड और दिया गया, प्रांतीय स्तरों पर दिया गया। कहां दिया गया? प्रांतीय स्तरों पर। प्रांतीय स्तरों पर सांप्रदायिक अवार्ड दे दिया गया। किस किस को दे दिया गया? यूरोपियों को, सिखों को, ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को, यूरोपियों को प्रांतीय स्तर पर सांप्रदायिक अवार्ड दे दिया गया। वहीं उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत को छोड़कर सभी स्थानों पे स्त्रियों के आरक्षण की बात, स्त्रियों के लिए सीट रिजर्व की बात की गई थी। इस कम्युनल अवार्ड में उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत को छोड़कर सभी प्रांतों में स्त्रियों के लिए सीट का आरक्षण की बात की गई थी। जो सांप्रदायिक अवार्ड की बात थी वह इन लोगों को दिया तो गया था, इन लोगों के अलावा दलितों को भी सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा कर दी गई। दलितों को दिया जाने वाला सांप्रदायिक अवार्ड यह मतभेद का विषय बन गया। गांधी जी इस समय पूना के यरवदा जेल में थे। दलितों को दिए गए सांप्रदायिक अवार्ड की सुनकर उन्होंने भूख हड़ताल चालू कर दी। वहीं कम्युनल अवार्ड में जो मराठों के लिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी है उसमें भी सीट के आरक्षण की बात की गई थी। यह बात भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि मराठा प्रेसिडेंसी में 7 सीटें मराठों के लिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आरक्षित कर दी गई थी। तो गांधी जी भूख हड़ताल में बैठ जाते हैं और फिर अंबेडकर और गांधी जी के बीच पैक्ट होता है, जिसे कहते हैं पूना पैक्ट। पूना पैक्ट किसके बीच होता है? अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट होता है। किस विषय पर होता है? दलितों को दिया जाने वाला पृथक निर्वाचक मंडल इस पूना पैक्ट का आधार बनता है। इसमें क्या निर्णय लिया जाता है? इसमें यह निर्णय लिया जाता है कि
जो दलितों को दिया जाने वाला पृथक निर्वाचक मंडल को रद्द किया जाए। वहीं प्रांतीय स्तरों पर और केंद्रीय स्तरों पर दलितों के लिए सीट का रिजर्वेशन किया जाए। प्रांतीय स्तर पर दलितों के लिए कितनी सीटें रिजर्व होंगी? दलितों के लिए प्रांतीय स्तर पर 148 सीटें, और केंद्रीय स्तर पर, जो केंद्रीय स्तर पर दलितों के लिए कितने परसेंट सीटें आरक्षित होंगी? 18% सीटें। दो बातें याद रख लीजिएगा, प्रांतीय स्तर पर 148 सीटें और केंद्रीय स्तर पर 18% सीटें का आरक्षण दलितों के लिए कर दिया गया। इस समझौते के बाद पूना पैठ खत्म हुआ। अब आइए आगे देखते हैं, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट पर आते हैं। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट क्या है? सुभाष चंद्र बोस 1938 ईस्वी में हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष बनते हैं। कौन? एससी बोस। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं, चेयरमैन बनते हैं। इस हरिपुरा अधिवेशन में जब वह अध्यक्ष बनते हैं तो राष्ट्रीय योजना समिति का निर्माण किया जाता है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। इन्हीं की अध्यक्षता में जवाहरलाल नेहरू किसका निर्माण करते हैं? राष्ट्रीय योजना समिति। राष्ट्रीय योजना समिति ही आगे चलकर योजना आयोग का रूप लेती है। ठीक है, तो हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं। अगले वर्ष जब चुनाव होता है, 1938 की बात है यह, 1939 में जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव फिर होता है तो सुभाष चंद्र बोस फिर चुनाव में उम्मीदवार बनते हैं। इस समय गांधी जी अपने उम्मीदवार पट्टाभी सीताबराव रमैया को मैदान में उतार देते हैं। जब चुनाव होता है तो सुभाष चंद्र बोस फिर विजय को प्राप्त होते हैं। इस विजय के बाद गांधी जी कहते हैं कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है। तो अध्यक्ष तो बन जाते हैं, वहीं सुभाष चंद्र बोस का काफी विरोध होता है। विरोध होने के बाद सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देते हैं। यही त्रिपुरी संकट है। त्याग पत्र देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 ईस्वी में एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस द्वारा किसकी स्थापना की जाती है? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी जाती है। यह उन्नाव जिले में स्थित है फॉरवर्ड ब्लॉक। वहीं कांग्रेस 3 साल के लिए सभी स्तरों से, सभी कांग्रेस के कमेटियों से सुभाष चंद्र बोस को बाहर कर देते हैं। उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है 3 वर्ष के लिए। तो यह हो गया कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। अच्छा, जब सुभाष चंद्र बोस त्यागपत्र दे देते हैं तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद कौन अध्यक्ष बना? राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बने थे। कौन बना था? राजेंद्र प्रसाद जी। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं। चलिए आइए 1940 का लाहौर अधिवेशन, जो कि जिन्ना की अध्यक्षता में हुआ था। जिन्ना ने पृथक राष्ट्र की मांग की थी, एक अलग मुस्लिम राज्य की मांग की थी। लाहौर के अधिवेशन में तो जिन्ना की यह मांग धीरे धीरे बढ़ती जाती है और 1947 में जब भारत का विभाजन होता है, यह जिन्ना की धर्मिता को भी प्रदर्शित करता है। इन्होंने लाहौर अधिवेशन में यह मांग रखी थी और यह मांग धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि सांप्रदायिक दंगे होने लगे। 1946 में सांप्रदायिक दंगे होने लगे। इतने दंगे होने लगे कि यह लगने लगा कि अब पाकिस्तान बन के रहेगा। वहीं जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था तो सरकार में शरीक होने वाले मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों द्वारा सरकार का किसी प्रकार का सहयोग न देकर असहयोग ही दिया था। अतः ऐसा लगने लगा कि हर कार्यालय, हर जगह पर एक अलग पाकिस्तान होगा। अतः पाकिस्तान का निर्माण अनिवार्य हो गया था। तो यह बात हो गई 1940 के लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना करते हैं और यह मांग करते हैं कि मुसलमानों के लिए मुस्लिम राज्य होना चाहिए। ठीक है। वहीं 1930 ईस्वी में मोहम्मद इकबाल ने इसकी शुरुआत कर दी थी। किसकी शुरुआत कर दी थी? एक अलग राष्ट्र की, मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की इन्होंने मांग कर दी थी। द्विराष्ट्र सिद्धांत मोहम्मद इकबाल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था 1930 में। वहीं चौधरी रहमत अली जी का नाम आता है, जो कि
कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। कौन थे? चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। इन्होंने पहली बार पाकिस्तान शब्द दिया। कौन? चौधरी रहमत अली। वहीं अलीगढ़ योजना, एक अलीगढ़ योजना भी बनी थी। अलीगढ़ योजना में 4 राज्य बनाने की बात की गई थी, पाकिस्तान, वजीरिस्तान, अलीगढ़ नगर योजना, सॉरी, फजल हुसैन की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? फजल हुसैन की अध्यक्षता में अलीगढ़ नगर योजना, अलीगढ़ नगर योजना की में क्या डिमांड की गई थी? इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, अलीगढ़ नगर योजना। इसमें 4 अलग राज्यों की मांग की गई थी। कौन कौन से मांग थे? इसमें मांग था हिंदुस्तान, वजीरिस्तान, बंगिस्तान, उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत। हिंदुस्तान, वजीरिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, तो ऐसे 4 राज्य, वजीरिस्तान, बंगिस्तान। अलीगढ़ नगर योजना ने, फजल हुसैन कमेटी ने यह प्रतिपादित किया था। तो चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नाम दिया। पहला द्विराष्ट्र सिद्धांत 1930 में इलाहाबाद अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल ने प्रतिपादित किया। वहीं 1940 के लाहौर अधिवेशन में अलग मुस्लिम राष्ट्र मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रतिपादित किया कि हमें अलग राष्ट्र चाहिए, मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र बनना चाहिए। तब आइए 1940 का अगस्त प्रस्ताव। 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? ब्रिटेन सरकार के द्वारा दिया गया। 1940 के कांग्रेस के रामगढ़ की अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद करते हैं, उसमें इस रामगढ़ अधिवेशन में एक डिमांड रखी गई थी कि भारत, कांग्रेस और भारत अंग्रेजों का सहयोग दे रहा है। कहां? प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग दे रहा है। इस सहयोग के बदले में भारत को एक स्वशासन दिया जाए। क्या दिया जाए? स्वशासन दिया जाए। अंतरिम सरकार गठन की बात की गई थी। कांग्रेस ने एक डिमांड की थी कि भारत में अंतरिम सरकार का गठन हो। इसके बदले में अंग्रेज सरकार ने क्या दिया? अंग्रेज सरकार ने लॉर्ड लिनलिथगो ने कांग्रेस की मांग के बदले 8 अगस्त को एक प्रस्ताव घोषित किया। 8 अगस्त को जो प्रस्ताव घोषित किया था उनमें अधिराज्य दर्जा की बात की गई थी। एक अधिराज्य दर्जा देने की बात की थी अगस्त प्रस्ताव में। वहीं युद्ध के बाद संविधान निर्माण सभा की बात की गई थी। एक संविधान बनेगी जो कि युद्ध के बाद बनेगी। वहीं डोमिनी स्टेट दिया जाएगा, वो भी युद्ध के बाद बनेगी। ये सब बातें इन्होंने अगस्त प्रस्ताव में की गई थी, जिससे गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू ने दरवाजे पर लगी जंग लगी कील कहा। जेएल नेहरू ने जंग लगी कील कहा था। गांधी जी ने जो शब्द दिए थे पोस्ट डेटेड चेक, वह क्रिस्ट मिशन के बारे में दिए थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो रामगढ़ अधिवेशन में क्या डिमांड की गई थी? अंतरिम सरकार के गठन की बात की गई थी युद्ध में शरीक होने के बदले। वहीं सरकार ने अगस्त प्रस्ताव में लॉर्ड लिनलिथगो के क्या दिया? डोमिनी स्टेट प्रदान करने की बात की गई थी। युद्ध के बाद संविधान निर्माण सभा की बात की गई थी। वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या को बढ़ाने की भी बात की गई थी। इस तरह की बातें थी अगस्त प्रस्ताव में। अब आइए 1942 का क्रिस्ट प्रस्ताव आते हैं। 1942 का क्रिस्ट प्रस्ताव, जब क्रिस्ट भारत आते हैं तो यह भी अगस्त प्रस्ताव की ही बात करते हैं। इस प्रस्ताव में भी डोमिनियन स्टेट की ही बात की गई थी। युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा। इस स्टेट में भारत के जो रजवाड़े हैं, अधिराज का दर्जा दिया जाएगा, जिसमें भारत ही नहीं, भारत किसी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं रहेगा, ना आंतरिक शक्ति के अधीन रहेगा, ऐसी बात की गई थी। वहीं संविधान निर्माण सभा की भी बात की गई थी। इसमें यह कहा था कि संविधान अगर कोई राज्य नहीं मानता है तो उसे अलग स्थिति बनाने का अधिकार होगा। अर्थात एक राष्ट्र न होकर
तोड़ने वाला राष्ट्र की बात की गई थी। इसमें कोई भी राष्ट्र उस संविधान को अगर नहीं मानता है तो वह अपना अलग से संविधान बना सकता है, इस तरह की बात की गई थी। एकता की बात नहीं की गई थी, तोड़ने की बात की गई थी। तो क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक इसलिए कहा गया था कि यह सब युद्ध के बाद होना था। पोस्ट डेटेड चेक और टूटते बैंक का उत्तर तिथि चेक, इस तरह की संज्ञा दी गई थी क्रिप्स मिशन को। किसको? 1942 के क्रिप्स मिशन को। तो इस मिशन की क्या विशेष बातें थी? युद्ध के बाद अधिराज्य का दर्जा देना, जिसमें जो भारत अधिराज्य का दर्जा प्राप्त कर रहा है वह किसी भी बाहरी शक्ति और आंतरिक शक्ति के अधीन नहीं होगा। युद्ध के बाद संविधान निर्माण सभा बनेगी। इस संविधान को यदि कोई राष्ट्र नहीं मानता है तो वह अलग से अपनी स्थिति बना सकता है। तो यह बात क्रिप्स मिशन की हो गई, जिसे महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था और जवाहरलाल नेहरू ने इसे टूटते बैंक का उत्तर तिथि चेक कहा। चलिए, क्रिप्स मिशन के बाद 1942 का तीसरा अखिल भारतीय आंदोलन प्रारंभ होता है, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन वर्धा में 14 जुलाई 1942 वर्धा में भारत छोड़ो प्रस्ताव लाया जाता है और गांधी जी द्वारा यह भी कहा जाता है कि यदि इस आंदोलन को न मानने वाले नहीं मानते हैं तो मैं देश की बालू से, कांग्रेस से बड़ा आंदोलन प्रारंभ कर दूंगा। गांधी जी ने ऐसा चैलेंज दे दिया जो इस आंदोलन को नहीं मान रहे थे। तो वर्धा योजना, जो वर्धा प्रस्ताव था, 14 जुलाई को प्रस्तुत किया गया था, वह इस प्रस्ताव की स्वीकृति 7 अगस्त 1942 ईस्वी को बंबई के ग्वालियर टैंक में हुई अधिवेशन में इसकी स्वीकृति दे दी गई और भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की बात कर दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। वहीं 8 अगस्त को गांधी जी द्वारा करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इस तरह का नारा दिया गया। क्या दिया गया? भारत छोड़ो और करो और मरो का नारा दिया गया। 9 अगस्त को सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। सभी बड़े नेता, जिसमें गांधी जी भी हैं, सब गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी ने इससे पहले भाषण में लोगों को यह बताया था कि आगे आने वाले समय में शायद आपको नेतृत्व देने वाला कोई ना हो। यह इस आंदोलन में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं का नेतृत्व करता होगा। वह अपनी नेतृत्व शैली से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि अंग्रेज सरकार, हम जानते हैं कि अंग्रेज सरकार सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लेगी। अतः प्रत्येक व्यक्ति इसमें एक नेता के रूप में इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगा। इस तरह का भाषण गांधी जी द्वारा जनसभा में लोगों को दे दिया गया था और नारा दिया था कि भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो। इस तरह के नारे दे दिए गए थे। वहीं अगले दिन ही सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो भारत छोड़ो आंदोलन कई राज्यों में फैला, पूरे भारत में फैला, विशेषकर बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, बंबई में जैसे राज्यों में हुआ। तो इस भारत छोड़ो आंदोलन के समय कई समानांतर सरकारें बनी थी, जिसमें बलिया के चित्तू पांडे की सरकार प्रथम सरकार थी। बलिया में जो सरकार बनी थी वह चित्तू पांडे के नेतृत्व में बनी थी। वहीं मिदनापुर में आपने सरकार बनी थी। कौन सी सरकार? मिदनापुर बंगाल का क्षेत्र है, तामलुक। यहां सशक्त विद्युत वाहिनी सरकार बनी थी। इस सरकार को आपने सरकार भी कहा जाता था। इस सरकार को सतीश चंद्र सामंत ने गठित किया था। सतीश चंद्र सामंत, इसे आपने सरकार कहा जाता है। क्या सरकार? आपनेर सरकार। वहीं महाराष्ट्र के सतारा में भी एक सरकार का गठन किया गया था। वाई.वी. चौहान, नाना पाटिल, दो नाम याद रखिएगा। वाई.वी. चौहान, नाना पाटिल महोदय के द्वारा महाराष्ट्र के सतारा में एक समानांतर सरकार का गठन किया गया था।
इस समानांतर सरकार की विशेषता यह थी कि यह सबसे ज्यादा समय तक चलने वाली सरकार थी। कौन सी सरकार? महाराष्ट्र के सतारा में वाईवी चौहान और नाना पाटिल के नेतृत्व में बनी हुई सरकार सबसे अधिक चली थी। वहीं उत्तरी भागलपुर में भी एक समानांतर सरकार का गठन हुआ था, उत्तरी भागलपुर, जो कि सियाराम सिंह के नेतृत्व में हुई थी। समानांतर सरकार का मतलब यह है कि देश में अंग्रेजी सरकार के समानांतर एक दूसरी सरकार का गठन कर लेना और अंग्रेजी सरकार के कानून को तोड़ते हुए अपनी सरकार के प्रशासन को लागू करना, यह समानांतर सरकार है। तो ऐसी सरकार का गठन भारत छोड़ो आंदोलन के समय हमने देखने को मिलता है। वहीं भूमिगत रहते हुए बहुत से नेताओं ने इस आंदोलन को चढ़ाया, क्योंकि सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। अगर नेता इस आंदोलन में सामने आ जाते हैं तो उनकी हत्या कर दी जाएगी या फिर उनको बंदी बना लिया जाएगा। तो इस आंदोलन को चलाने के लिए भूमिगत रहकर कई नेताओं ने काम किया था। इन भूमिगत नेताओं का नाम है अच्युत पटवर्धन, अरुणा, आसिफ अली, राम मनोहर लोहिया भूमिगत होकर आंदोलन चलाए थे। वहीं उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया ने कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था। उषा मेहता उद्घोषिका थी, राम मनोहर लोहिया मुख्य वक्ता थे। तो यह नासिक से बंबई के बीच में कांग्रेस भूमिगत रेडियो का संचालन उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय किया गया था। वहीं बहुत से नेताओं ने इस आंदोलन को शरीक करने के लिए हथियार और बम भी क्रांतिकारियों को प्रदान किए थे। तो इस तरह यह भारत छोड़ो आंदोलन आगे चलता रहता है। फिर गांधी जी 10 फरवरी 1943 को 21 दिन के लिए भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। 21 दिन की भूख हड़ताल पर अंग्रेज यह मानने लग जाते हैं कि अब गांधी जी भूख से मर जाएंगे और वह पूरी व्यवस्था कर लेते हैं गांधी जी की अंतिम सरकार की। परंतु गांधी जी जब देखते हैं कि उनकी मांगे सरकार मान नहीं रही है, वहीं उनकी मृत्यु होने के बाद उनके अंतिम संस्कार की तैयारी कर दी जा रही है, तो गांधी जी इस अनशन को तोड़ देते हैं और बच जाते हैं मृत्यु से। वहीं जब गांधी जी गिरफ्तार थे तो उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। कस्तूरबा गांधी का देहांत 1944 में हो गया था। वहीं गांधी जी की रिहाई के लिए 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति, गांधी जी जब गिरफ्तार किए गए थे तो 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति अड़े सरकार और मोदी, क्या नाम है इनके? HP मोदी, NR सरकार, MS अड़े, NR सरकार और HP मोदी, इन लोगों ने वायसराय की कार्यकारिणी से गांधी जी की रिहाई के लिए वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। अड़े सरकार और मोदी, यह नाम याद रखिएगा। तो इन्होंने गांधी जी की रिहाई के लिए वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद फिर वार्ताओं का दौर चलने लगा। वार्ताओं का दौर में 1945 ईस्वी में 1945 ईस्वी में वार्ता हुई, शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ। शिमला कॉन्फ्रेंस से पहले वावेल योजना आई थी। वावेल योजना हुई 1945 ईस्वी में। उसके बाद उसी योजना पर चर्चा करने के लिए शिमला में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, जिसे शिमला कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। तो शिमला कॉन्फ्रेंस, वावेल योजना भी असफल रही। उसके बाद कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन भारत में आया। कैबिनेट मिशन ने संविधान निर्माण सभा के गठन की बात कर दी। संविधान निर्माण सभा में कुल 292 सदस्य होंगे। 292 सदस्य संविधान निर्माण सभा में होंगे। 292 सदस्य जो हैं वह ब्रिटिश भारत के सदस्य हैं। जो संविधान निर्माण सभा बन रही है उसमें 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के थे। वहीं 93 सदस्य प्रिंसली स्टेट के थे। प्रिंसली स्टेट। वहीं 4 सदस्य कमिश्नरी स्टेट के थे। तो कितने हो गए? ब्रिटिश भारत के 292 सदस्य, 93 सदस्य प्रिंसली स्टेट के, कमिश्नरी स्टेट के 4 सदस्य, कुल हो गए 3 4 7 तो 9 8 389।
389 सदस्यों की संविधान निर्माण सभा बनी थी। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। कैबिनेट मिशन जो बना था, जो कि 24 कब भारत आया, यह 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारत आया। 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारत आया और इसने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात भारत के लिए एक संविधान निर्माण की बात की गई थी। इसमें संविधान निर्माण की जो सदस्य हैं 389 सदस्य संविधान निर्माण करेंगे। 389 सदस्यों में से 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के होंगे, 389 सदस्य प्रिंसली स्टेट के, 4 सदस्य कमिश्नरी स्टेट के होंगे। 292 सदस्यों को 3 कैटेगरियों में बांट दिया गया था, ए, बी और सी। इसमें हिंदू और मुस्लिम बाहुल क्षेत्र के आधार पर ए बी सी को बांटा गया था। हिंदू और मुस्लिम बाहुल क्षेत्र के आधार पर एबीसी क्षेत्र को बांटा गया था। 292 क्षेत्र का ब्रिटिश भारत को 3 भागों में जो बांटा गया उसकी बात कर रहे हैं। तो अन्य बातें क्या थी कैबिनेट मिशन की? कैबिनेट मिशन ने अपनी जो रिपोर्ट है वह प्रस्तुत की थी 16 मई 1946 ईस्वी को, जिसमें पहली बात तो संविधान निर्माण की सभा की बात हो गई, गठन की बात हो गई। वहीं रियासतों समेत समस्त भारत के लिए एक संघीय भारत की बात की गई थी। समस्त रियासतों को जोड़कर, सभी रियासतों को आपस में जोड़कर, अलग नहीं होना है, आपस में जोड़कर एक संघीय भारत की बात की गई थी। इन रियासतों को बाद में जब संविधान निर्माण हो जाएगा, बाद में भारत इस संविधान को मानने या ना मानने का अधिकार रहेगा। इस तरह की बातें भी थी। तो रियासतों समेत समस्त भारत के लिए एक संघीय भारत की बात की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। वहीं संघीय शासन के पास रक्षा, संचार और विदेश मामले रहेंगे। जो संघीय शासन है उनके पास रक्षा, संचार और विदेश मामले रहेंगे। कैबिनेट मिशन योजना के बाद यह भी बात की गई थी कि सरकार एक भारतीय एक अंतरिम सरकार का भी गठन करे। अंतरिम सरकार के गठन के लिए चुनाव हुए थे। कांग्रेस ने 292 सीटों में से कितने सीटें प्राप्त करी थी? 205 सीटें प्राप्त की थी। यह जो ब्रिटिश भारत का जो चुनाव हुआ था इसमें 205 सीटें प्राप्त करी थी। वहीं 73 सीट मुस्लिम लीग के द्वारा प्राप्त की गई थी। 205 कांग्रेस, 73 सीट मुस्लिम लीग प्राप्त करती हैं, जो कि संविधान निर्माण सभा हेतु चुनाव हुए थे। उसमें यह चुनाव एकल संक्रमणीय हस्तांतरित मत पद्धति के द्वारा किए गए थे। तो 22 जुलाई 1946 को कांग्रेस और लीग के समक्ष वायसराय ने अंतरिम सरकार गठन का प्रस्ताव रखा। मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई कर दी। कैबिनेट मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया था। अतः पाकिस्तान की मांग को ठुकराने के बाद मुस्लिम लीग तिलमिला गई थी, उनकी मांग पर विचार नहीं किया गया था। तो अंतिम सरकार में न शरीक होते हुए 16 अगस्त 1946 ईस्वी को 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मना दी। अर्थात सांप्रदायिक दंगे देश भर में होने लगे। मुस्लिम लोग हिंदुओं को काटने लगे, मारकाट होने लगी, बहुत ही जनसंहार हुआ। यहां बंगाल विशेषकर सांप्रदायिक दंगों का क्षेत्र बन गया था। 16 अगस्त 1946 का समय है जो कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं अंतिम सरकार का गठन हो गया 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 ईस्वी को JL नेहरू की अध्यक्षता में अंतिम सरकार का गठन हुआ। वहीं अगले दौर की वार्ता, जिसे लास्ट वार्ता कहा जाता है, 3 यूनियन योजना कहा जाता है, माउंटबेटन योजना कहा जाता है। इस माउंटबेटन योजना को भारत की स्वतंत्रता अधिनियम भी कहा जाता है। इस माउंटबेटन योजना के माध्यम से भारत को स्वतंत्रता दे दी गई। वहीं यह स्वतंत्रता भारत को 2 भागों में बांट दिया गया, जो कि पाकिस्तान और भारत के रूप में हमें देखने को मिलता है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, वहीं 15 अगस्त को भारत बना। तो 3 जून योजना, माउंटबेटन योजना के माध्यम से भारत को आजादी तो मिली। यह आजादी क्या थी?
एक विभाजित भारत, जो कि भारत और पाकिस्तान के रूप में हमें देखने को मिलती है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।